हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं और मेरी वाइफ फिर से पेरेंट्स बने हैं। जैसा आप लोग सब जानते हैं, हम लोगों की एक 9 इयर्स की एक क्यूट सी डॉटर है। एंड अभी हम लोग फिर से पेरेंट्स बने हैं एक क्यूट से बेबी बॉय का। तो कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं फैमिली कंप्लीट होना, वो सपोजिटली हो गई है। तो बहुत बहुत खुश हैं हम लोग। एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं घर में। ऑब्वियसली काफ़ी मेस हो रखा है, बट कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं। मैं इस वीडियो में एक्चुअली पहले तो मार्केट्स का डिस्कशन करने वाला हूँ, उसके बाद एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने आज ही बाय किया है। इनफैक्ट काफ़ी दिन से मेरी रडार में था, बट इसको डिटेल में स्टडी नहीं कर पा रहा था। एंड क्योंकि आज मार्केट्स अच्छे खासे गिरे हैं, तो मुझे आज कहीं ना कहीं लगा कि आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। हाँ, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैंने इनफैक्ट इस कवर पेज पे भी वेजिटेबल्स की फ़ोटो लगाई है लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट या कोर इशू बना हुआ है अभी, जिसकी वजह से मार्केट्स गिर रहे हैं। एंड इन्फ्लेशन में भी इनफैक्ट जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है अभी। तो आज निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। आज अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बट कहीं ना कहीं जो 15,600 15,700 का सपोर्ट है उसके आसपास आसपास से ही मार्केट ने फिर से बाउंस दिया थोड़ा बहुत। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, बट स्टिल मार्केट्स अभी काफ़ी नर्वस हैं। जैसा आप देख सकते हैं, लास्ट 2 टाइम भी यही सपोर्ट पे मार्केट्स बाउंस बैक किया था। तो ये सपोर्ट थोड़ा वीक हो चुका है, बट लेट्स सी कल या आने वाले दिनों में मार्केट्स कैसा परफॉर्म करता है। लोग बोल रहे हैं कि मार्केट्स या निफ्टी 50 15,000 के बिलो जाएगा। पर्सनली मुझे नहीं लगता। वैसे शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता निफ्टी 50 15,000 ब्रेक करेगा, क्योंकि निफ्टी 50 में भी इतना करेक्ट ना हुआ हो, बट निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। एंड एट द सेम टाइम जो टाइम करेक्शन हुआ है उसको अकाउंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो फिगर्स से अपने को करेक्शन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ एक्चुअल में। ब्रॉडर मार्केट्स को ले लो या टाइम करेक्शन ले लो। टाइम करेक्शन बेसिकली जब अर्निंग्स बढ़ रही होती है, मार्केट्स बढ़ रहा नहीं होता है या हल्का फुल्का करेक्ट हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जो पी रेशियो है वो डबल साइड से वैल्यूएशन उसकी रीजनेबल होने लगती है। जब प्राइस यानी जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो इतना मूव नहीं कर रहा है, एंड अर्निंग्स थोड़ी बहुत ग्रो हो रही हैं, तो पी रेशियो कम होता है। हालांकि लास्ट जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स है उतने अच्छे नहीं हुए, बट ओवरऑल अर्निंग्स फ्लैट भी रही, बट निफ्टी 50 काफ़ी करेक्ट हुआ है। तो लेट्स सी अभी शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स बेसिस पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ तक सेंटिमेंट्स ड्राइव करेंगे मार्केट्स। बट अगर लॉजिकल होके देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। इस पॉइंट पे मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को कोई भी स्टॉक कोई भी फंडामेंटली गुड स्टॉक आप लोगों को इस पॉइंट पे लॉस बुक करना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो आप बिंदास होल्ड करके रखिए। अगर आप लॉस नहीं देख सकते तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स आप लोग अपना पोर्टफोलियो मत देखिए। एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ रहने वाले हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ से आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी वैल्यूएशन जल्दी से फिर से दोबारा मे बी मिले ना मिले, एंड मे बी शॉर्ट टर्म में कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड जो एग्जैक्ट बॉटम के लिए वेट करते हैं वो कहीं ना कहीं वेट करते ही रह जाते हैं। तो मैंने पर्सनली इस लेवल से आज से ही बाइंग स्टार्ट कर दी है, और डिप्स आएगा तो और बाय करूँगा। बट ऑब्वियसली फंड्स का रिक्वायरमेंट होती है, तो आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करिए एंड थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करिए, एक बार में लमसम मत करिए। बट स्टिल यहाँ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। मे बी आप किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे तो आप 2-4 दिन बाद ही देखेंगे वो स्टॉक भी 5 to 10% डाउन हो गया है। बट स्टिल अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आप 1-2 साल भी वेट कर सकते हैं तो आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में पेन हो सकती है, बट वही जो आप अभी के लेवल्स पे बाय करेंगे वो आपको 1-2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे। मार्केट्स में जैसे FIIs ने आज फिर से 4,000 के ऊपर की नेट में सेलिंग की है। DIS ने 2,800 करोड़ की बाइंग की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब था, ऑलमोस्ट 1:9 का था, तो कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है।
निफ्टी 50 2.64% डाउन, निफ्टी मिड कैप 100 2.89% डाउन, निफ्टी स्मॉल कैप 100 3.88% डाउन। एंड इंडिया विक्स एक साथ में 14% से ज़्यादा जंप किया है, जो अभी 22.37 पे है। कहीं ना कहीं जब मार्केट्स पूरे न्यूज़ बेसिस पे चल रहे होते हुए हैं तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर 22 पे है तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है अभी, बट स्टिल कंसर्निंग तो हो रहा है। उसके बाद सारे के सारे सेक्टर्स आज नेगेटिव में थे। जैसा आप देख सकते हैं जो डिफेंसिव सेक्टर है एफएमसीजी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, वो सिर्फ 0.94% डाउन था, बट अदरवाइज सारे के सारे सेक्टर्स अच्छे खासे डाउन हुए आज। उसके बाद आप लास्ट 5 ईयर्स का पी रेशियो देख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये कहीं ना कहीं पी रेशियो की लाइन है, जो पिंक लाइन है वो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 50 का जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो 24 के ऊपर रहा है, एक्सेप्ट फॉर कोविड जब 17 के आसपास पहुंच गया था। एंड अभी जो लास्ट फ्यू मंथ्स या मोस्टली 6 to 9 मंथ से जो चल रहा है, जो 24 से बिलो गया, उसके बाद अभी 20 के आसपास है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए 20 का मुझे रीज़नेबल लगता है, बट शॉर्ट टर्म में जैसे मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो एक बार में 40 टच कर गया था निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो, या 40 को भी क्रॉस कर गया था, उतना नहीं करना चाहिए था। तो वैसे ही अभी डाउन में अभी 20 चल रहा है तो मे बी 18 या 19 पे भी पहुंच जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फियर बहुत ज़्यादा काम करता है या ग्रीड बहुत ज़्यादा काम करती है। अभी फियर काम कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स बन जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में एकदम एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स। लास्ट 2 मंथ्स में पहले 8.5% से 8.3% हुआ यूएस इन्फ्लेशन, बट अभी जो फ्राइडे को जो नंबर्स आए थे 8.6%, ये कहीं ना कहीं इन 40 ईयर्स सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट के नंबर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो फेड है, यूएस फेड, फेडरल रिजर्व, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी अग्रेसिव हो सकता है। एक्सपेक्टेड था कि 0.5% रेट हाइक होंगी, बट क्योंकि इन्फ्लेशन अभी डाउन नहीं हो रहा है तो अब ऐसे लग रहा है कि 0.75% भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है। इस वजह से मार्केट्स जैसे यूएस के जो मार्केट्स है वो फ्राइडे को अच्छे खासे गिरे थे, एंड उसी का इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला है। एंड जैसा आप देख सकते हैं लास्ट 25 ईयर्स का जो यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं अभी जो चल रहा है वो लास्ट 25 ईयर्स में मोस्टली 6% कभी हार्डली क्रॉस हुआ है, एंड अभी आप देख सकते हैं 8.6 तक पहुंच गया है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन इतना बड़ा इशू होते जा रहा है। एंड इन्फ्लेशन जैसा आप सब जानते हैं 2 ही वजह से हो सकती है, या तो सप्लाई डिक्रीज़ होती है या फिर डिमांड इंक्रीज़ होती है। यहाँ जो हो रहा है बेसिकली कोविड के बाद से जो सप्लाई थी वो इतनी स्पीड से इंक्रीज़ नहीं कर पाई, बट डिमांड जो है ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स पहुंच गई। तो सप्लाई जो है कैचअप नहीं कर पाई डिमांड से, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, ऊपर से रशिया यूक्रेन क्राइसिस होने की वजह से रॉ मटेरियल्स के इश्यू हो गए, कोर इन्फ्लेशन हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई कैचअप नहीं कर पाई, इन्फ्लेशन नंबर्स काफ़ी हाई हो गए। एंड अभी जो प्रॉब्लम ये लग रही है कि ठीक है इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने से डिमांड कम होगी, बट डिमांड कम होने से मे बी इन्फ्लेशन एक बार कम हो जाए, पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरे को जो एज ऑफ नाउ लग रहा है कि पॉलिसी मेकर्स ऑब्वियसली बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं तो वो लोग ज़्यादा जानते हैं, और स्टिल मुझे लगता है कि जो अभी गवर्नमेंट जो कर रही हैं वो सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं अभी। टू सम एक्सटेंट प्रोडक्शन सब्सिडीज़, कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको टैक्स रेट्स में छूट देना, ये सब जो है सप्लाई को इंक्रीज़ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो सप्लाई क्राइसिस चल रही है या सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं उनको हटाना, तो इन सब में भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से नॉर्मलाइज करना है। तो सिर्फ डिमांड डिक्रीज़ करने से नॉर्मल लोगों के लिए और ज़्यादा पेन्स होने वाली हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन आया है, तो वहाँ थोड़ी सी राहत मिल रही है कि थोड़ा सा जो 7.79% है अप्रैल में, उसके कंपैरिजन में अभी 7.04% हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन, तो थोड़ा कम हुआ है। बट स्टिल जो आरबीआई का जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट होता है 2 to 6% उसके ऊपर है फॉर 5th मंथ इन अ रो। बट स्टिल ऑब्वियसली टाइम लगता है, जो भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स पर आ रही है उसमें इसका इम्पैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आरबीआई आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो कल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, फ्यू मंथ्स और लगेंगे, बट स्टिल
उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना ही है। तो अब क्या, अब बेसिकली जैसा एक्सपेक्टेड है मोर अग्रेसिव रेट हाइक्स हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि अब रिज़र्व बैंक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी, बट फेड का देखना पड़ेगा कि लेट्स सी, क्योंकि जो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन नंबर आए हैं तो फेड कहीं और ज़्यादा अग्रेसिव होती है या नहीं, तो मार्केट्स की नज़र फेड पे होगी। एंड क्योंकि जो लैग होता है, इन्फ्लेशन इतनी आसानी से कम नहीं होता। पहले तो इन्फ्लेशन, इकनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके बाद डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, एंड उसके बाद जो डिसीजन लेने के बाद इफ़ेक्ट जो होता है उसमें टाइम लग जाता है। तो ये लैग्स की वजह से अभी थोड़ी पेन्स कंटिन्यू होने वाली हैं। एंड आज USD INR भी रिकॉर्ड रेट पे हिट कर गया था, 78.3 के आसपास चला गया था। एग्जैक्ट में नंबर मैंने देखा नहीं है, बट इसका मतलब ये है क्योंकि जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स आप लोग सब जानते हैं, ऑयल अच्छा खासा इंपोर्ट करती है इंडिया, एंड वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कम नहीं हो सकती, या फिर गवर्नमेंट उसका इंपोर्ट कम नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट और इंक्रीज़ होने वाली है। तो यहाँ प्रेशर है। एंड ऑब्वियसली USD INR रेट बढ़ने से क्या हो रहा है कि FIIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी। तो इसी वजह से FIIs की जो सेलिंग है आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकती है। एंड ऑब्वियसली एक और रिस्क बढ़ गया है रिसेशन का, बट अगैन ये रिसेशन एक टेक्निकल टर्म्स में कि 2 क्वार्टर तक लगातार अगर GDP डिक्लाइन होती है उसको रिसेशन बोलते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑलरेडी हम लोग रिसेशन में हैं। वो एक सेंटिमेंटल हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने बड़े हो रहे होते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो सपोज़ मेरी डॉटर का भी अप्रैल में 9th बर्थडे था, तो इसका मतलब ये नहीं है वो 8 to 9 ईयर्स सिर्फ 20th अप्रैल को ही हुई। उसका मतलब ये है कि वो पूरे साल 8 से 9 ईयर्स तक हो रही थी, बट वो डे एक सिम्बोलाइज़ करता है कि आप 8 ईयर्स से 9 ईयर्स के हो गए। वैसे ही रिसेशन ऑलरेडी रिसेशन में है, लेकिन जब तक वो 2 क्वार्टर के GDP नंबर्स नेगेटिव नहीं आ जाएंगे, मतलब GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं हो जाएगी, तब तक वो रिसेशन टेक्निकली दिखाई नहीं देगा, या फिर बोलेंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कि रिसेशन हिट हो गया है, बट अदरवाइज़ हम लोग ऑलरेडी रिसेशन में ही हैं। जैसा आप देख सकते हैं Q1 2022 में परसेंटेज चेंज जो है वो नेगेटिव हो गया था US का, एंड अभी जो Q2 आएगा 2022 का उसमें देखने लायक होगा। अगर उसमें भी नेगेटिव चला जाता है तो ऑफिशियली या टेक्निकली हम लोग रिसेशन में पहुंच जाएंगे। तो जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, GNFC। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के बीच में। ये गुजरात में लोकेटेड है, 1976 में सेटअप हुई थी। एंड ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में है, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एंड इनका एक IT प्रोडक्ट्स डिवीजन भी है। ये काफ़ी प्रोडक्ट्स में बहुत हाई मार्केट शेयर एंजॉय करती है। एसिटिक एसिड हो, CNA हो, एथाइल एसीटेट हो, फॉर्मिक एसिड हो, मेथनॉल हो, तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं इसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर है कंपनी का। उसके बाद जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्टिलाइजर से अराउंड 34% आता है, केमिकल से 64% एंड अदर्स से 1.5% के आसपास। एंड कंपनी अच्छे खासे कैपेक्स प्लान्स भी हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर्मिक एसिड कैपेसिटी एनहेंसमेंट कर रही है। जो CNA कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वहाँ एक्सपेंशन का प्लान्स हैं। सोलर पावर भी कंपनी ने रिसेंटली सेटअप किया है, एंड और 4 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी प्लान है जो बाय द एंड ऑफ जुलाई 22 कमीशन हो जाएगा। तो कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स कर रही है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है फ्यूचर के लिए। अभी जो करंट प्राइस का 598 है, स्टॉक भी 5.46 का है, तो 5.46 फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जनरली थोड़ा कम का होता है, बट स्टिल 5.46 काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। उससे आप देख सकते हैं प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो भी 0.13 का है, जनरली 0.5 का होना चाहिए, आइडियली 5.5 का होना चाहिए, जो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाता है। तो उस हिसाब से 0.13 तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.6%, एंड ये अपने 52 वीक हाई से भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट मार्च अप्रैल में इसने 52 वीक हाई बनाया था 912 का, जो अभी 598 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 33% का करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आ गई है कंपनी। आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। कोविड को छोड़ते हुए जब मार्च 2020 से जून 2020 में अच्छा खासा डिप आया, उसके अगर उस फैक्टर को हटा दें तो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। इन जून 2019 में 1200 करोड़ के आसपास सेल्स थी, जो बढ़ के 2772 करोड़ हो गई है, तो मोर देन डबल हो चुकी है। नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 66 करोड़ से 643 करोड़ हो गया है, मोर देन 10 टाइम्स।
या अराउंड 10 टाइम्स से थोड़ा सा कम। EPS 4.27 से 41 हो चुका है। तो कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। एंड ईयरली रिजल्ट्स अपने देखते हैं, अगर अपने देखते हैं तो 2012 से 2021 तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, बट जो लास्ट ईयर रहा है वो फेनोमिनल रहा है। 5129 करोड़ जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2021, उसके कंपैरिजन में 21-22 में 8642 की सेल्स अचीव की है कंपनी ने। तो अराउंड 60% से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। एंड EPS जो है 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर थे उससे कंपैरिजन में EPS 21-22 में डबल से ज़्यादा हो गई है। एंड एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, जो डिविडेंड पे आउट है, नेट प्रॉफिट बढ़ने के, EPS बढ़ने के बावजूद डिविडेंड पे आउट कम हुआ है। तो ये मेरे लिए पर्सनली पॉजिटिव है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी जो इंटरनल अपने जो इनकम जनरेट कर रही है वो अब इन्वेस्टमेंट में लगा रही है रैदर देन पेइंग आउट टू शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं फ्यूचर में, जिसकी वजह से कंपनी रिटेन कर रही है अपनी अर्निंग्स री इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। बैलेंस शीट देखते हैं। एक समय पे जैसे मार्च 2015 में डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से भी ज़्यादा का हो गया था, बट अभी आप देखेंगे मार्च 2022 में डेट ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, तो वर्चुअली डेट फ्री हो गई है कंपनी। ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काफ़ी हाई है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लास्ट फ्यू ईयर्स में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है ऑन द नेगेटिव साइड। दैट मीन्स कि इन्वेस्टिंग अच्छी खासी हो रही है, तो फ्यूचर अच्छा लग रहा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 41.18 पे फिक्स्ड है, वहाँ कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। बट लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में FIIs ने अपनी जो होल्डिंग है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ की है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में देखते हैं दिसंबर 2021 में 17% से मोर देन 22% हो गया है मार्च 2022 में। तो ऐसे समय पे जब लास्ट फ्यू मंथ्स में FIIs सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं, ये फैक्टर बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि FIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है GNFC में। DIIs की भी होल्डिंग है एंड पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। अब टेक्निकल्स देखते हैं GNFC के। आप देख सकते हैं अच्छे खासे 900 के आसपास हाई बनाया था अप्रैल में, उसके बाद से कंपनी डिक्लाइन में ही थी। एंड अभी इसने रिसेंटली कहीं ना कहीं ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न है जो बियर सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। बट मुझे लग रहा है ये कंपनी के फंडामेंटल से ज़्यादा मार्केट कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हो रहा है। एंड पर्सनली मैं इस लेवल पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड जैसा आप देख सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है उसको कंपनी आज ऑनर करते हुए या उसी सपोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए कंपनी आज उसी लेवल के आसपास बंद हुई है। तो ये लेवल काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, 1-2 दिन तक आप ट्रैक कर सकते हैं। बट मैंने बाय कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मार्केट्स भी ओवरसोल्ड जोन में थे एंड ये स्टॉक भी ओवरसोल्ड जोन में था। तो मैं पर्सनली इस पॉइंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिकवरी एक्सपेक्टेड है स्टॉक में एंड वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। मे बी आने वाले टाइम में और 5-7% गिर जाए, बट स्टिल एग्जैक्ट बॉटम पता नहीं है। एंड मुझे लगता है इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, आप लोग अपनी एनालिसिस खुद करिए एंड प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए। अगर आप लोग अपनी एनालिसिस अच्छे से नहीं कर सकते या बाई चांस कोई भी चीज़ का डाउट्स लग रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर से कंसल्ट करिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।